नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में रोज हजारों कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था बनाने में वहां की सरकार बिल्कुल लापरवाह नजर आती है। कल मुंबई से देश के अलग अलग हिस्सों के लिए कई ट्रेनें खुली, लेकिन इस दौरान जो तमाशा हुआ उसने उद्धव सरकार के मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेल मंत्रालय ने कुल 145 ट्रेनें महाराष्ट्र से प्रवासियों को लाने के लिए भेजी थी। कल मुंबई के सीएसटी, कुर्ला और बांद्रा स्टेशन पर खाली ट्रेनें यात्रियों का इंतजार करती रही, लेकिन राज्य सरकार मजदूरों को स्टेशन तक लाने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई। कोई इंतजाम नहीं हुआ। सड़कों पर मजदूरों की लंबी कतार दिखी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रही, लेकिन ये ट्रेन खाली खड़े रहे प्लेटफॉर्म पर। और इस पर एक रिपोर्ट है, आप जरूर देखिए। महाराष्ट्र की सरकार कोरोना से इस मुकाबले में कितनी कमजोर हो गई है, उसके दावे कितने खोखले हैं, व्यवस्था कितनी चौपट है, मुंबई की हर ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। रात के 12 बजे का वक्त हो रहा था और हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी सीएसटी के बाहर कतार लगाकर खड़े थे, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कहाँ जाना है आपको? हमको आजमगढ़ जाना है। किसने बुलाया आपको यहाँ? पुलिस स्टेशन से मैसेज मिला है, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। आपको मिला कि आपके ग्रुप लीडर को मिला? ग्रुप लीडर को भी मिला। आज ट्रेन खुलेगी? हाँ हाँ। कहाँ से खुलेगी? एलटीटी, सीएसटी? अभी तो एलटीटी से भी है, सीएसटी से भी है, अभी जहाँ से भी हम लोगों का ट्रेन कुछ पता नहीं है कहाँ से खुलने वाली? तो कुछ कंफर्म नहीं है। इंतजामों की बदहाली का यह हाल सिर्फ सीएसटी में ही नहीं, मुंबई के दूसरे स्टेशनों पर भी था। ये तस्वीर देखिए, रात के 11 बजे का वक्त हो रहा था और लोकमान्य तिलक टर्मिनल यानी एलटीटी पर भी मजदूरों की ऐसी भीड़ थी कि पांव रखने की जगह नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना ही बेईमानी है। देखिए, ऐसा जैसा बहुत प्रॉब्लम है, घर में काम काज नहीं है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अभी क्या करें, किराया भी दे नहीं पा रहा है। तो हमारा ये बेहतर लग रहा है, जब अपना गांव पहुंच जाएंगे तो हमारा अच्छा है। अभी नहीं मिलेगा तो रात भर रहेंगे। कोरोना काल में इस भीड़ को देखिए और इस भीड़ से पैदा होने वाले खतरे को महसूस कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार इसे देखना नहीं चाहती। वायरस से बचाव का एकमात्र तरीका सावधानी और 2 गज की दूरी है, लेकिन यहाँ जो हालात हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अपील बेईमानी है। जिधर देखिए चेहरे ही चेहरे और चेहरों पर बेचैनी और बेबसी। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में घर वापसी के लिए धक्के खाते बेकरार चेहरे। कोरोना क्राइसिस में मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा नमूना बन गया है महाराष्ट्र। जिन प्रवासी मजदूरों को महीने भर पहले तक हर मदद का भरोसा दे रहे थे उद्धव ठाकरे, अब उन मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्यों पुलिस देखती रह गई? इसके पीछे महाराष्ट्र सरकार की नाकामी के सिवा कुछ नहीं। पूरी कहानी समझिए, ऐसा क्यों हो गया। रेल मंत्रालय ने कुल 145 ट्रेनें महाराष्ट्र से प्रवासियों को लाने के लिए भेजी थी। मुंबई के सीएसटी, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों पर खाली ट्रेनें यात्रियों का इंतजार करती रहीं। सीएसटी, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर मुंबई आते और जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार मजदूरों को स्टेशन तक लाने का इंतजाम नहीं कर सकी। 3 बजे तक मुंबई से निकलना था 50 ट्रेनों को और निकली सिर्फ 13। यूपी के लिए दोपहर 12 बजे तक जो 18 ट्रेनें चली थी, उनमें से सिर्फ 1 ट्रेन चली। दोपहर 12 बजे तक मुंबई से 74 ट्रेन चलनी थी, लेकिन शाम 6 बजे तक सिर्फ 27 ट्रेन चली। रात 11 बजे की बात करें तो यात्री नहीं होने की वजह से कुल 62 ट्रेनें ही रवाना हो सकी। बाकी ट्रेनें रवाना ही नहीं हुई क्योंकि मजदूरों को स्टेशन तक लाने के लिए बसों का इंतजाम नहीं था। मिसमैनेजमेंट का नतीजा ये हुआ कि 2.5 लाख यात्रियों को दोपहर 12 बजे तक मुंबई से निकल जाना था। वो अलग अलग स्टेशनों पर, सड़कों पर, हाईवे पर जमा होते रहे और रात 12 बजे तक सीएसटी के बाहर भूखे प्यासे हजारों की संख्या में इंतजार करते रहे। दिन खत्म होने को आया, लेकिन इन मजदूरों की परेशानियां नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी अपनी बातें रख दी, लेकिन इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं।
मुंबई में मंगलवार सवेरे जो शुरू हुआ था मजदूरों का एक हुजूम जो अलग अलग इलाकों में दिखना शुरू हुआ था, वो शाम होते होते रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंच गया, सीएसटी स्टेशन और एलटीटी स्टेशन के बाहर पहुंच गया। किसी को नहीं मालूम था कि किस ट्रेन से जाना है। प्रशासन को भी नहीं मालूम था कि कौन कौन से मजदूर किसको बस के जरिए किसको स्टेशन पर भेजना है था। वो एलटीटी पहुंच गया। तो आपने देखा कि किस तरह से लापरवाही की वजह से हजारों लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई। लेकिन महाराष्ट्र में लाशों के ढेर, मरीजों की बढ़ती तादाद और मजदूरों के पलायन पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। अब तो उद्धव सरकार में सहयोगी कांग्रेस भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या उद्धव सरकार कोरोना से लड़ने में फेल हो गई? मुंबई की सड़कों पर मंगलवार को पूरे दिन भर और फिर देर रात तक प्रवासी मजदूर बद इंतजामी का शिकार होते रहे। किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि कहां से किस स्टेशन पर जाना है, कहां से ट्रेन मिलेगी और कब तक वो अपने गांव शहर तक पहुंच पाएंगे। कोरोना क्राइसिस में मजदूरों को लेकर बिगड़ी व्यवस्था के साथ साथ महाराष्ट्र सियासत का भी सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे ऐसी गंदी राजनीति हो रही है जिसने मंगलवार को लाखों लोगों की जिंदगी को भी मुश्किल में डाल दिया। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि मंगलवार को जो तस्वीर सामने आई उसके पीछे रेल मंत्री की राजनीति है और रेल मंत्री कह रहे हैं कि उद्धव सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही तो रेलवे पर आरोप लगा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र ने एक काम नहीं किया होता कि 145 ट्रेनें मांग ली, लेकिन वास्तव में तो उसकी लिस्टें भी तैयार नहीं थी। पता नहीं कौन सी लिस्टें हमें दी हैं उन्होंने। कहाँ है वो प्रवासी मजदूर? क्यों वो स्टेशनों पे ला नहीं पा रहे हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं महाराष्ट्र में? हमें किसी को समझ नहीं आ रहा। पीयूष गोयल जी बता रहे हैं कि हमने महाराष्ट्र को ट्रेन दिया, लेकिन महाराष्ट्र ट्रेन उसमें श्रमिकों को राज्य में भेजने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इस प्रकार के कोरोना की स्थिति में इस प्रकार की राजनीति माननीय श्री पीयूष गोयल साहब ने नहीं करना चाहिए, यही मेरा उनको सुझाव है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार कई दिनों से बोल रही थी कि रेल मंत्री ट्रेनों की संख्या नहीं बता रहे हैं, मजदूरों की मुश्किलों को नहीं समझ रहे हैं और रेलवे कह रहा था कि राज्य सरकार मजदूरों की लिस्ट नहीं भेज रही है। लेकिन मंगलवार को जब सुबह सुबह मुंबई के स्टेशनों पर 145 ट्रेनें खड़ी हो गई तो उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के सारे दावों की हकीकत स्टेशनों पर नजर आने लगी। गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि जब बंगाल ने मजदूरों को भेजने के लिए इनकार कर दिया तो फिर बंगाल के लिए 41 ट्रेनें क्यों भेजी गई। रेलवे का कहना है कि अगर बंगाल के लिए ट्रेन नहीं भेजनी थी तो फिर मैसेज और फोन करके ट्रेन की जानकारी क्यों दी गई। सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की भी घर वापसी नहीं हो पा रही है। और फिर मंगलवार को मुंबई की सड़कों पर जो हुआ उसने उद्धव सरकार की खूब किरकिरी करा दी। मजदूरों पर उद्धव सरकार घिरी तो कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. मजदूरों की सियासी लड़ाई अब कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। जब मुंबई में प्रवासी मजदूरों की ये भीड़ धक्के खा रही थी तो शरद पवार महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिल रहे थे। इस मुलाकात से पता नहीं क्या निकलकर सामने आएगा, लेकिन बीजेपी को लगता है कि उद्धव सरकार में बिखराव का वक्त आ गया है। सारा का सारा अब इस सरकार के सिर पर, उद्धव जी के सिर पर, मुख्यमंत्री जी के सिर पर मरने सारा का सारा अब इसकी ये कोशिश हो रही है सरकार में और सरकार की पार्टियों में अब एक दूसरे को ब्लेम करने की एक प्रकार से होड़ लगी है, ऐसा मेरा मानना है।
सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है। कोरोना से हर रोज मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इन सब के बीच इस राजनीतिक संकट से उद्धव ठाकरे सरकार की नींव कमजोर हो रही है। महाराष्ट्र और मुंबई में भले ही कोरोना बेकाबू हो गया है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें जाग जाएंगी। कोरोना को लेकर देश में एक अच्छी खबर आई है और वो ये खबर है कि दुनिया भर के मुकाबले कोरोना के इलाज से सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत में ही है। यकीन नहीं अगर होता है आपको तो रिपोर्ट जरूर देखिए। कोरोना अपना दायरा बढ़ा रहा है। दुनिया भर में कोरोना महामारी बन चुका था, लेकिन हमने तैयारी क्या की थी? ना लैब थे, ना मास्क थे, ना पीपीई किट, ना टेस्टिंग। बिना हथियारों के हम एक ऐसे वायरस से जंग लड़ने जा रहे थे जो अदृश्य था, जो लाइलाज था, खतरे का अंदेशा था। तब प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों से अपील की थी, आपको लोगों के जीवन को बचाने के लिए दिन रात काम करना होगा, हर संभव प्रयास करें, आपको मेरा पूरा समर्थन है। दिल को सुकून देने वाला डेटा आया था, आप भी सुनिए। जनवरी में जहां सिर्फ एक टेस्टिंग लैब पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में था, फरवरी आते आते पहले सप्ताह में ही 13 लैब तैयार हो गए। 24 मार्च तक 123 लैब में कोरोना की टेस्टिंग होने लगी। आज पूरे देश में 609 टेस्टिंग लैब रेडी हालत में तैयार हैं। एक दिन में जहां 100 टेस्ट होते थे, आज 1.5 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। 60 दिनों में करीब 1000 गुना हमने काबिलियत हासिल कर ली है। मतलब इस लेवल पर काम करना होगा। हमारी तैयारी पूरी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार कहीं ज्यादा है। राहत देने वाली बात बस इतनी है कि पूरी दुनिया से तुलना में भी हमारी पोजीशन कंट्रोल में है। लेकिन जो रोज के डेटा आ रहे हैं, अगर उनका ट्रेंड ऐसे ही रहा तब चिंता की बात है। मतलब ये कि लॉकडाउन अभी पूरी तरह से अनलॉक होने वाला नहीं है। लॉकडाउन 5.0 की आगे की लड़ाई कैसे लड़ेंगे प्रधानमंत्री? जून में नरेंद्र मोदी क्या क्या कर सकते हैं? वायरस को रोकने की क्या क्या हो सकती है स्ट्रेटजी? छूट के साथ कोरोना से लड़ने का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है? एक एक स्ट्रेटजी, एक एक फॉर्मूला पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि 60 दिन के इतने कम वक्त में हिंदुस्तान ने कैसे कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा हर रोज 1 से 1.5 लाख से ज्यादा कर दिया। यह पॉसिबल कैसे हुआ? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? इसे समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। 2009 में स्वाइन फ्लू आया था। महामारी से सैकड़ों लोग मारे गए। 2009 का अनुभव बहुत ही डराने वाला था, जिसके बाद देश में वायरस परीक्षण की जरूरत को महसूस किया गया। जब कोरोना का पहला मामला सामने आया, तभी एजेंसियां अलर्ट हो गईं, जिसके बाद प्रधानमंत्री की अपील ने एनर्जी बूस्टअप का काम किया। पीएम खुद और उनका ऑफिस लगातार वैज्ञानिकों के संपर्क में रहा, जिसके बाद आईसीएमआर की साइंटिस्ट निवेदिता गुप्ता ने इस जिम्मेदारी को संभाला। निवेदिता गुप्ता के ही प्रयासों से देश भर में लैब स्थापित करने के प्रयास को अंजाम दिया। आज देश भर में 609 लैब्स चल रही हैं, जहां 1.5 लाख से ज्यादा हर रोज टेस्ट हो रहे हैं। हमने टेस्ट की कामयाबी तो हासिल कर ली है, लेकिन कोरोना की रफ्तार अभी भी बेकाबू है, जो चिंता में डाल रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि फिक्र की बात नहीं है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि पूरी दुनिया की तुलना में हमारे हालात काफी ठीक हैं। मोदी सरकार ने फ्यूचर प्लान से लेकर बढ़ते केसेस, रिकवरी रेट से लेकर डेथ रेट, हर पॉइंट की डेटा रिपोर्ट देश को दिखलाया। जो लोग लॉकडाउन के डिसीजन का नफा नुकसान कैलकुलेट कर रहे थे, उन्हें यह डेटा जरूर देखना चाहिए। लॉकडाउन 1.0 में रिकवरी रेट 7.1% का था। लॉकडाउन 2.0 में 11.42% हो गया। लॉकडाउन 3.0 में 26.59% पहुंच गया। लॉकडाउन 4.0 के अंत तक 41.61% हो गया। 60,490 रिकवर हो गए हैं। एक और डेटा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया, जो पूरी दुनिया की तुलना में सबसे कम है। वो है पॉजिटिव केस में हुई मौतों का आंकड़ा। 15 अप्रैल को जो डेथ रेट 3.3% थी, वो 26 मई तक जाते जाते घटकर 2.87% हो गई। हमने कम किया है। और कोरोना काल में भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन भारत अब चीन की चालाकियों में फंसने वाला नहीं है। चीन को जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना ब्लूप्रिंट सौंप दिया है। चीन के साथ तनातनी के हालत के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तीनों सेनाओं की एक अहम बैठक हुई है। और इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे।
भारत चीन बॉर्डर की ये तस्वीर है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना काल है, लेकिन देश इस संकट की घड़ी में भी एक दूसरे संकट के लिए तैयार है। जी हाँ, हिंदुस्तान हर मुकाबले के लिए तैयार है। चीन से सटी सरहद पर पिछले कई दिनों से जारी तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार का चीन के लिए हर जवाब तैयार है। चीनी घमंड को चूर करने वाली एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी पर फाइनल मुहर भी लग गई है। इस स्ट्रेटेजी के तहत तय हुआ कि भारतीय सेना 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। भारतीय सेना चीन के बराबर सरहद पर सैनिक अभ्यास जारी रखेगी। ये सब कुछ चीन इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्यूचर प्लान का डर सता रहा है। हिंदुस्तान की बढ़ती शक्ति चीन को बेचैन कर रही है। चीन को अपनी सल्तनत की जमीन सिकुड़ती नजर आ रही है, इसलिए वह सरहद पर चालबाजी कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सेना भी चीन की हर चालाकियों से निपटने के लिए तैयार है। पीएम मोदी की सीडीएस, आर्मी चीफ और एनएसए के साथ कल मीटिंग हुई। विदेश सचिव ने सरहद पर हो रहे विवाद पर पीएम को रिपोर्ट सौंपी है। रक्षा मंत्री की सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। दौलत बेग ओल्डी के एयरफील्ड को पूरी तरह एक्टिव रखा गया है। एयरफोर्स और आर्म्ड कॉम्बैट ग्रुप को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चीन की चाल और चीन के जाल का कनेक्शन पीएम मोदी समझ चुके हैं। हर मंच से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोरोना काल के बाद भारत को आगे कैसे बढ़ना है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। चीन को इस बात से मिर्च लग गई है। कोरोना काल के बाद दुनिया में चीन को अपनी जगह डगमगाती नजर आ रही है, क्योंकि चीन जानता है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में उसके मुल्क के खिलाफ आक्रोश है। लिहाजा दुनिया की नजरों को कोरोना जांच से हटाने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है। इसके लिए चीन ने 3 चालें चली हैं। लद्दाख और सिक्किम में एलएसी पर विवाद, चीनी शहर पर नेपाल का लिपुलेख पर बोलना, पीओके में चीन का दियामेर भाषा बांध का निर्माण। इसके पीछे चीन का मकसद साफ है, किसी भी तरह इलाके में अशांति पैदा की जाए, भारत की बढ़ती ताकत को रोका जाए। मोदी के आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट और चीन से विदेशी कंपनियों के एग्जिट प्लान को रोका जाए, क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों के कई फैसलों ने चीन की नींद उड़ा दी है। एप्पल कंपनी चीन से प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करेगी। जापान की कई कंपनियां चीन से भारत में शिफ्ट होंगी। साउथ कोरिया की कई कंपनियों का एग्जिट प्लान तैयार है। अमेरिका समेत दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना को लेकर चीन से चिढ़े हुए हैं। सबको लगता है कि चीन ने जानबूझकर कोरोना को दुनिया में फैलाया है। दुनिया ये भी मानती है कि चीन अपनी आदत के मुताबिक कोरोना को लेकर बता कम रहा है और छिपा ज्यादा रहा है। ऐसे में दुनिया के बड़े से लेकर छोटे देशों की नाराजगी उसे बड़ी आर्थिक चोट दे सकती है, और वो इससे तिलमिलाया हुआ है। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में हवा बह रही है। चीन को डर सताने लगा है कि दुनिया भर में बादशाहत कायम करने का उसका सपना टूटने वाला है, और इस डर की वजह से चीन भारत से सटी सरहद पर सैनिकों का जमावड़ा लगा रहा है। लेकिन उसे समझ लेना होगा कि भारत अब 1962 वाला नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखता है। अब आम हो या खास, कोरोना की महामारी से हर कोई जूझ रहा है। अगर मुंबई के धारावी और वर्ली के स्लम इलाकों में कोरोना का कहर बरपा है, तो बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रह गया है। बॉलीवुड की कई हस्तियों के घर कोरोना की दस्तक ने अब खतरे की घंटी बजा दी है। देश में महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मुंबई अगर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, तो इस हॉटस्पॉट में रहने वाली बॉलीवुड हस्तियां भी कोरोना के कहर से बच नहीं पाए हैं। एक तरफ जहां कोरोना की वजह से बॉलीवुड में कामकाज ठप है,
फिल्मों की शूटिंग बंद है और ज्यादातर कलाकार अपने अपने घरों में कैद हैं। वहीं कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर कोरोना संक्रमित मिलने से फिल्म इंडस्ट्री में भी हड़कंप है। सबसे पहले बात प्रोड्यूसर बोनी कपूर की, जिनके घर पर काम करने वाले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मामला यही नहीं थमा, बोनी कपूर का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद बोनी कपूर को खुद मीडिया के सामने आकर बीएमसी और फिर मीडिया को ये जानकारी देनी पड़ी। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला वो उन्होंने बीएमसी को इन्फॉर्म किया, वहां से लोग आए और सभी ने, बोनी कपूर, खुशी और जानवी, सभी का स्वैब टेस्ट कराया गया। उनका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने आप को इस घर में क्वारंटाइन किया हुआ है, 14 दिन के क्वारंटाइन में है और बाकायदा वो उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया ये बताने के लिए कि ऐसा उनके घर पर हुआ है। बोनी कपूर के अलावा करण जौहर के बांद्रा जैसे पॉश इलाके के घर के बाहर कंटेमिनेटेड जोन वाला पोस्टर लगा है। दरअसल करण जौहर के घर काम करने वाले 2 मुलाजिम के बांद्रा जैसे पॉश इलाके के घर के बाहर कंटेमिनेटेड जोन वाला पोस्टर लगा है। दरअसल करण जौहर के घर काम करने वाले 2 मुलाजिम कोरोना के शिकार हो गए हैं और इस बात की जानकारी भी करण जौहर ने प्रेस रिलीज के जरिए दी है। ये है बांद्रा का पॉश इलाका जहां पर करण रहते हैं। द रेसिडेंसी जो उनकी बिल्डिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएमसी ने कोविड कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है इस बिल्डिंग को। करण के लिए 25 मई का जो दिन था वो बहुत ही अजीब रहा, क्योंकि 25 तारीख उनका जन्मदिन भी होता है और 25 तारीख को ही उन्हें ये पता चलता है कि उनके घर में काम करने वाले 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो उनके डोमेस्टिक हेल्प हैं। बॉलीवुड के मशहूर खलनायक 74 साल के किरण कुमार को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो कोरोना संक्रमित है। अस्पताल में रूटीन चेकअप के दौरान जब उनकी कोरोना की जांच की गई तो वो पॉजिटिव निकले। अब किरण कुमार अपने घर के 3री मंजिल पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। 74 साल के किरण कुमार रहते हैं बांद्रा के इस पॉश इलाके में। ये उनका बंगलो है, जीवन किरण। 10 दिन पहले किरण कुमार को किसी वजह से वो अस्पताल गए थे अपने रूटीन चेकअप के लिए, जहां पर उन्हें अन्य टेस्ट के साथ कोविड टेस्ट भी पूछा गया, तो वो टेस्ट जो है वो उनका पॉजिटिव आया है। हालांकि किरण कुमार एसिम्प्टोमेटिक हैं। वहां से हॉस्पिटल से आने के बाद उन्हें क्वारंटाइन होने को कहा गया घर पर। बॉलीवुड से सबसे पहले सिंगर कनिका कपूर कोरोना संक्रमित हुई थी। कनिका लंदन से लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद वो से छुट्टी मिली। मुंबई में 5 अप्रैल को प्रोड्यूसर करीम मोरानी के घर पर कोरोना ने कहर ढाया था। सबसे पहले करीम मोरानी की दोनों बेटियां जोया और शजा मोरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद करीम मोरानी खुद भी इसके शिकार हो गए। अस्पताल में इलाज के बाद अब मोरानी परिवार भी स्वस्थ है। तो देश में भी जो मरीजों की संख्या है, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक देश में कोरोना का आंकड़ा 1,51,000 के पार पहुंच गया है। आप देख सकते हैं 1,51,767 केसेस हो गए हैं। मौत का आंकड़ा कितना हो गया है? 4,337। और रिकवरी रेट देखिए कितनी अच्छी है, यहां पर 40% से ज्यादा है। तो 64,426 लोग ठीक होकर अपने घर को भी लौट गए हैं, जो अच्छी खबर है इस पूरे जितने मीटर को हम देख रहे हैं। उसी तरह से पिछले 24 घंटे का हाल भी आपको बता देते हैं क्या रहा है। केसेस कितने आए हैं? 6,387। मौत हुए हैं 170। रिकवर कितने हुए हैं? 2514 लोग ठीक हुए, जो अच्छी बात है। तो यह था हाल की किस तरह से देश में कोरोना के जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कोरोना के लिए कितना जरूरी होता है मास्क, ये तो पूरी दुनिया समझ चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको नहीं समझ पा रहे हैं। कर्नाटक के मैंगलुरु में मास्क को लेकर मारपीट हो गई। एक मॉल के सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ लड़कों से कहा कि आप मास्क पहनिए, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने उल्टा उस सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया, उसको हेलमेट से तक मारने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक गुजारिश करता रहा कि आप लोग मास्क पहन के चलिए। पहले हेलमेट से मारा, फिर धक्का मुक्की की,
एक मॉल के गार्ड को कुछ लड़कों को मास्क पहनने की अपील करना भारी पड़ गया। तस्वीर कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर की है। एक मॉल में एक लड़का अपने कुछ साथियों के साथ आया हुआ था। वो बिना मास्क के था। वहां तैनात सिक्योरिटी पर्सन ने उसे मास्क पहनने को कहा। लड़का इससे नाराज हो गया और अपने साथियों के साथ उसने गार्ड पर हेलमेट से हमला कर दिया। गार्ड को बुरी तरह से पीटा गया। इस दौरान कुछ लोग गार्ड की तरफ से भी लड़कों से लड़े और दोनों गुटों में कुछ देर तक धक्का मुक्की हुई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। और आगे बढ़ने से पहले इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए एक जरूरी खबर है। देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में इंडिया टीवी ने सीएम और जिला सम्मेलन की कामयाबी के बाद आज हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इंडिया टीवी पर इस कॉन्फ्रेंस में 10 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, जो अपने अपने राज्यों में कोरोना का हाल आपको बताएंगे। तो सुबह 10 बजे से देखना ना भूलें हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, सिर्फ इंडिया टीवी पर। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में। हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंडिया टीवी पर। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में।